हेलो एवरीवन, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो या फिर तुमको सीयूईटी का एग्ज़ाम में देना है, इस वक्त हाई टाइम है अपने प्रिपरेशन को करने का। तो ऐसा मुझको पूरा विश्वास है कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं इस चैनल के थ्रू, वो सारे के सारे बच्चे इस वक्त अपनी प्रिपरेशन में एकदम मन से और पूरे एफर्ट के साथ लगे हुए हैं। देखो पास में क्या हुआ उसको हमको अब उसको कैरी नहीं करना है। अभी है बस हार्डली सॉलिड 3 मंथ्स बचे हैं, चाहे नीट एग्जामिनेशन हो चाहे फिर सीयूईटी। इन 3 मंथ्स में हम बिलीव करो, कोई हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हम बहुत डिसिप्लिन्ड वे में और स्मार्ट प्रिपरेशन करें, स्मार्ट प्रिपरेशन, तो इन 3 मंथ्स में बहुत आराम से हम फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे फिर सीयूईटी। बट तुमको डिसिप्लिन होकर के स्मार्ट प्रिपरेशन करनी हो, वो पूरा बुक लेकर के बैठने की ना ज़रूरत है और ना हो बस समय। तो जो चीज़ें टॉपिक चैप्टर्स मैं तुमको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत फिल्टर्ड करके तुम्हारे सामने में लेकर के आता हूँ कि तुमको क्या चीज़ बहुत जल्दी और अच्छे समझनी है जो तुमको तुम्हारे एग्जामिनेशन में हेल्प करे। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी वक्त हमारे पास बचा हुआ है वो वक्त सफिशिएंट है अच्छा खासा स्कोर करने के लिए, बशर्ते एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलें। बहुत दिन भर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम बच्चे मुझसे कहते हैं सर 8 घंटे 10 घंटे कैसे पढ़ें, ज़रूरत ही नहीं है यार। स्मार्ट प्रिपरेशन करो, फिजिक्स में 1.5 घंटे 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। तुमको बीच में घूमना फिरना है, यहाँ वहाँ करना है, जो करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम पढ़ो मगर रेगुलरिटी बना करके रखो। कुछ बच्चे 3 दिन 4 दिन होल्ड करके फिर वापस आते हैं, सर ठीक है मैं वापस आ गया, शादी थी घर में वापस आ गया, यहाँ गया था वापस आ गया। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो, कोशिश करो कि रेगुलरिटी मेंटेन करें। भले कम पढ़ो, 4 घंटे 5 घंटे मत पढ़ो, आधा घंटा निकाल लो कहीं ना कहीं से। ठीक है तुम किसी फंक्शन में गए, मोबाइल फोन्स में बहुत ढेर सारे फॉर्मूले लेकर रखे रहो, फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन है, बोर हो रहे, फट से फ़ोन निकाल के लॉस ऑफ मोशन के फॉर्मूले देख लिया। बिजी रखो अपने आप को, एंगेज रखो, हमेशा कनेक्ट रहो। कनेक्शन अगर तुम तोड़ दोगे तुमको फिर उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा अपनी पढ़ाई से कनेक्ट रहो, बिल्कुल डिसकनेक्ट मत हो कि यार फैमिली फंक्शन था 4 दिन वहाँ पर पे घूमे फिरे ये सब हुआ और फिर वापस आकर के मैं कनेक्ट करूँ, फिर तुमको दिक्कत होगी, स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको ज़ीरो से। तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये कनेक्शन मत ब्रेक होने देना। थोड़ा बहुत कनेक्शन बना रहे कि हाँ यार वो चीज़ ऐसे थी, वो चीज़ ऐसे थी, केमिस्ट्री में ये पढ़ रहा था, बायो में मुझको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, फिज़िक्स में ये पोर्शन बाकी है। कनेक्ट रहो, जुड़े रहो, तो यहाँ से तुमको ना प्रेशर नहीं रहेगा। एकदम डिसकनेक्ट हो जाओगे तो यार फिर वही, तो तुमको तकलीफ हो रिकनेक्ट करने में बार बार। ठीक है, चलो। एंड आज हम लोग आज के लेक्चर की बात करें तो आज का जो लेक्चर है तुम लिख लो एकदम, अभी जहाँ बैठे हो कॉपी उठाओ, ब्लैंक पेपर लिख लो। चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो, चाहे तुम सीयूईटी के बच्चे हो, आज जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एकदम छप चुका है, मान लो एकदम गारंटीड प्रिंट हो चुका है। अब वो टॉपिक है द गॉसेस थ्योरम। आज मैं तुमको सिखाऊंगा गॉस थ्योरम क्या होता है, और एक क्वेश्चन इसका एग्जामिनेशन में मान के चलो आना ही आना है। और टॉपिक बहुत कैलकुलेटिव नहीं कि बहुत ढेर सारा कैलकुलेशन करना होगा इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फटाफट क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा। और तुम जैसा कि जानते हो कि इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करते हैं, आलतू फालतू बातों का हम लोग के पास समय नहीं है। हम लोगों से पढ़ाई करनी है, सीखना है। इस चैनल पर तुमको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सिखाई जाएगी, बाकी मार्क्स वगैरह तुम्हारा तो वो अपने आप करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको सीखना है कि क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमेशा मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिखाने पर जोर होता है, आज भी वही रहेगा। आज से 50 साल बाद अगर जिंदा रहूँगा तो भी वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। फाइन,
तो खैर गॉसेस थ्योरम पढ़ने के पहले गॉसेस थ्योरम जिस चीज़ पर है उस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बिफोर वी स्टार्ट गॉसेस थ्योरम ज़रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मान लो बच्चों कि ये एक कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, कोई एरिया है, लाइक दैट, फाइन। अच्छा, एक चीज़ मैं और तुमको थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा मकसद बस सिर्फ इतना सा है कि तुमको वो टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और जो कि टाइम कम है, एक एक दिन एक एक घंटे हमारे पास इम्पोर्टेंट है। हम फालतू चीज़ों को पढ़ने में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हम जो पढ़ें सॉलिड हो, एग्जामिनेशन में आने की हाई प्रोबेबिलिटी हो। अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता कि 100%, आई सेड हाई प्रोबेबिलिटी हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो वो पढ़ने चाहिए। और प्रैक्टिस खूब जोर के करनी है, जितना अधिक से प्रैक्टिस करो तो उतना फायदा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, उसको मुझको तुमको बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं हमेशा अपने पढ़ाने के तरीके को बदलता हूँ डिपेंडिंग ऑन टाइम। अब मुझको ये क्लास 12th के बच्चे को अगर पढ़ाना होगा, जो क्लास 12th में पहली बार इसको पढ़ने वाला है, जिसके बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, तो उसको मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा, बहुत उसके एग्जाम्पल बहुत उसको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है, और हमारा फोकस पहला ये होगा कि यार एग्जामिनेशन क्रैक किया जाए, टॉपिक को समझा जाए, एग्जामिनेशन क्रैक किया जाए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो इस हिसाब से होगा कि टाइम कम है, और जितनी चीज़ की ज़रूरत है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को करने के लिए वो हमको इस लिमिटेड टाइम में आ जाए। वरना फिर 3 महीने में फिजिक्स कंप्लीट तो कैसे कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इट मेक्स सेंस कि हमको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तुम्हारे पास साल भर का समय है, तुम आराम से पढ़ोगे, समझ के थोड़ा टाइम दे के पढ़ोगे, एक के बजाय 10 एग्जाम्पल खोजोगे, लेकिन वही चीज़ तुमको 3 महीने में करनी होगी। तुम अपने पढ़ने के तरीकों को बदलोगे, इसी वो बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ जो तुमको सिखाऊंगा बताऊंगा बहुत फिल्टर्ड करके, जितना तुमको ज़रूरी है तुम एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए उसके हिसाब से तुमको बताऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत जल्दी मैं क्लास 12th का भी और नीट की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 2023 के जेईई मेंस के लिए भी एक बैच में जल्दी शुरू करूँगा, बट पहले इसकी वजह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों एक प्लेन है, एक सरफेस है, ये 3D फिगर में यूँ रखा है, इसका फेस मेरे सामने है, तुम्हारे सामने नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो, इसका फेस यूँ मेरे सामने है, ठीक है, ऐसे। और कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो तुम लोग कह के पुकारते हो, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो इस प्लेन को, इस सरफेस को कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ, ठीक है। फिगर बनेगा, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा, लाइक दैट, फाइन, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेन है, और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस प्लेन को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके जा रही है। कुछ ऐसी भी हैं जो क्रॉस नहीं कर रही है, बिना क्रॉस किए निकल जा रही है, लाइक दैट। कुछ ऐसी भी है जो क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है पता है? जैसे कोई प्लेन या सरफेस तुम देख रहे हो, ठीक है, फिगर सबको दिखाई दे रहा है। तो किसी प्लेन या सरफेस से, किसी एरिया से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करके जाती है, पूरा का पूरा पेनिट्रेट करके जाती है, उन नंबर ऑफ लाइंस को हम कहते हैं उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो रहा है? किसी भी सरफेस पे, जैसे मान लो भी सरफेस देख रहा हूँ,
एक रेक्टेंगुलर प्लेन बना रखा है मैंने। इस रेक्टेंगुलर प्लेन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जाना चाहिए। जो क्रॉस नहीं करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब सरफेस है तो उसको पूरा एकदम आर पार करके जाना चाहिए, एकदम पेनिट्रेट करना चाहिए। तो किसी भी प्लेन या सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसको पार करके निकलती हैं, क्रॉस करती है, पेनिट्रेट करती है, आर पार भेद करके जाती है, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहते हैं उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि ये तुमको बताता है किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में, जैसे इस कमरे में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस कमरे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा मैं एरिया ले लिया, कहीं पर भी स्पेस में एक एरिया ले लिया मैंने। उस एरिया में से कितने फील्ड पास कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है गुच्छा। फ्लक्स का गुच्छा होता है, गुच्छा समझते हो? तो जो गुच्छा है, ग्रुप है, समूह है, जो भी कह सकते हो, एक सरफेस को जो क्रॉस करके गुजरता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तुम यूँ भी समझ सकते हो कि कोई भी सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एक्सपोज्ड है, कितना उसका एक्सपोजर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसको पेनिट्रेट करके जा रही है, वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अमाउंट बताता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमाउंट बताता है किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि किसी गिवन एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे किसी छोटे से एरिया से, जैसे इमेजिन किसी छोटे से एरिया से ढेर सारे इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरे, इतना छोटा सा एरिया है मगर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई फाई होगी। वहीं मैं कहूँ कि बहुत बड़ा सा एरिया है मगर बहुत कम 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास कर रही है, तो उस बड़े से एरिया में कुछ बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस होकर गुजर रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम हो जाएगी और कह सकते हो कि उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। तो ये तुमको ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि उस गिवन एरिया में, उस गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट्स वेरी कॉमन सेंस कि छोटे से एरिया में ढेर सारा लाइंस गुजर के जा रहा है, इतना सा एरिया है मगर ढेर सारा लाइंस उससे पास कर रहा है, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस एरिया में, उस सरफेस में, उस स्पेस में। और वहीं बड़े से एरिया में कुछ 4-5 लाइंस पास कर रही है, बहुत दूर दूर लाइंस है, सरफेस बहुत बड़ा मगर लाइंस बहुत कम पास कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उस सरफेस पर बहुत छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी शो कर सकता है। तो कई तरीके से उसको समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सपोजर भी होता है कि कोई सरफेस, कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एक्सपोज किया गया कि आओ मुझसे होकर पास करो, गुजरो, हाउ मच इट इज एक्सपोज्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। या किसी सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस उतना ज़्यादा पास कर रहा है, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो कई तरीके से इसको समझ सकते हो। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, दैट्स इट। इसका एक प्रॉपर सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी भी सरफेस से, प्लेन से, एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो करके गुजरती है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बच्चों क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसकी बातचीत भी कर लिया जाए। तो सपोज दैट ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन, एक सरफेस है। फिर तुमको बता दो इसका फेस तुम्हारी तरफ नहीं है, इसका फेस ऊपर की तरफ है। 3D फिगर तुमको बताऊंगा तभी यहाँ पर फिगर सही बनेगा। ये सरफेस यू रखा हुआ है, ठीक है, इसका फेस तुम्हारी तरफ नहीं है, तुम्हारी तरफ होगा तो ऐसे बनोगे, ठीक है, इसका फेस यू है, रेक्टेंगल है मान लो, और फेस इसका ऊपर की तरफ है। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़
मैं और तुमको ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डिटेल में हमको फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्रीफली एक चीज़ तुमको मैं समझाना चाहूँगा जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इस टॉपिक का, और वो चीज़ क्या पता है? उस चीज़ का नाम है बच्चों एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या चीज़ होती है सर? सुनो, एरिया वेक्टर क्या होता है? हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, या जो आगे हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसकी भूमिका मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसमें एरिया किसी सरफेस का, किसी प्लेन का हमें वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करना होता है। वो ध्यान से बस सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। किसी भी प्लेन या सरफेस का जो एरिया तुम फाइंड करते हो बच्चों, हमको उसको वेक्टर कंसीडर करना होता है। अब वेक्टर कंसीडर करने से थोड़ी होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी तो होता है। बिना डायरेक्शन बता कैसे कैसे मैं तुमको बोल दूंगा वो वेक्टर है, मान जाओगे? अरे भाई ठीक है, वेक्टर है, डायरेक्शन बताइए। तो अगर मैं कहूँ तुमसे कि इसका जो एरिया है, रेक्टेंगल है मान लो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकल गया। मैं कहता हूँ कि ये एरिया वेक्टर है, तो मान जाओगे वेक्टर है। तो मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन करना सीखो। जो न समझ में क्वेश्चन करना सीखो। याद रखना, जब तक तुम किसी चीज़ को नहीं पूछोगे उस चीज़ का आंसर हमेशा नो रहेगा। इस बात का रखना, हमेशा क्वेश्चन किया करो, पूछा करो। नहीं पूछोगे, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। ठीक है, पूछो, क्वेश्चन करो। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये एरिया है, वेक्टर होगा, तो वेक्टर किधर होगा सर? आपके कहने से वेक्टर हो जाएगा। सुनो, L इंटू बी किया, मिल गया इसका एरिया। ये जो एरिया होगा किसी प्लेन या सरफेस का, हमें इस टॉपिक में वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर करना है। तो उसका डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन दिखाएंगे उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किसी भी सरफेस का जो एरिया हम लोग इस टॉपिक में बच्चों दिखाएंगे, प्लेन का, सरफेस का जो एरिया वेक्टर हमको दिखाना होगा, इस बात को अच्छे से याद रखना, दैट एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर ये प्लेन है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ एक प्लेन है, इसका एरिया जो भी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस एरिया वेक्टर के इसके परपेंडिकुलर, लाइक दैट। ऐसे क्या होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी सरफेस का प्लेन का जो एरिया हम लेंगे वेक्टर फॉर्म में, उसका डायरेक्शन उसके प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर हमेशा दो केसेस हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, व्हाटएवर यू कैन टेक। ठीक है, अब जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी तो प्लेन है। इस प्लेन का एरिया कितना होगा? तो इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, वो कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, मिल गया एरिया। मगर उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ये जो बोर्ड देख रहे हो, इसका डायरेक्शन क्या होगा? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये प्लेन है ना, तो एरिया क्या होगा? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलो, तो ये जो एरिया है, प्लेन है, इनका डायरेक्शन क्या होगा? उनके सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन हमेशा चीज़ें इतनी आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। हाँ, जो नेचर है वो मतलब एक अजूबा किस्म का है। तुम जो चीज़ नहीं सोचोगे वो तुम्हारे सामने ला कर रख देगा। तुम फिर कहोगे अच्छा ऐसी भी चीज़ होती है, ऐसा हमारा नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, अब तक तो हम लोग प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, इसको ओपन सरफेस कहते हो। ये सरफेस प्लेन है, ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं है। एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये प्लेन एक ओपन सरफेस है। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन मान लो इन केस हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बच्चों एक क्लोज्ड सरफेस आता है। क्लोज सरफेस नॉट नेसेसरली कि वो स्फेरिकल सरफेस ही हो, लेकिन मुझको तुमको समझाना है, तो इट इज़ बेस्ट वे टू टेक आई स्फीयर एज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ये ओपन सरफेस था, सिंपल एक प्लेन है, एरिया क्या हो गया? सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट्स इट, काम खत्म। क्लोज सरफेस अगर मैं लूँ, जैसे एरिया, अगर मैं एक स्फीयर कंसिडर करूँ, सर्किल नहीं, इसे सर्किल मत देखना, दिखेगा सर्किल मगर ये है स्फीयर, क्लोज सरफेस। तो
क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसके लिए थोड़ा ध्यान से बात को सुनना। ओपन सरफेस में एक फायदा क्या होता है पता है बच्चों, अगर मैं इस ओपन सरफेस को लूँ इन जनरल, इसका हर जगह एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ भी इधर, यहाँ भी इधर। तो पूरे प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सबका एक ही मिलेगा। अगर मैं एरिया वेक्टर इस हिस्से का ना निकालूं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करूँ, छोटा सा पार्ट, अब बोलूँ कि मुझको इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो क्या कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ले लीजिए एरिया वेक्टर। अगर मैं एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे कंसीडर करूँ, अब पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर बताओ क्या होगा, ओके सर कोई बात नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो इस पूरे सरफेस पर कहीं भी मैं लूँ, कहीं भी लूँ, अगर तुम चार अलग अलग कोनों पर तुम चार छोटे छोटे पार्ट्स लोगे तो बच्चों चारों का जो एरिया वेक्टर तुमको दिखाई पड़ेगा वो सब का सब डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं बताओ, बोलो। तो ये प्लेन सरफेस जो होता है, प्लेन सरफेस, उसके हर एक पॉइंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। इन जनरल एक प्लेन सरफेस है, कर्व्ड वर्ब नहीं, एक प्लेन सरफेस है, ओपन सरफेस प्लेन है, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। चाहे तुम पूरे सरफेस का लो या छोटे छोटे पार्ट्स का लो, सबका सेम डायरेक्शन है। लेकिन क्लोज सरफेस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूँ, इफ आई कंसीडर अ वेरी स्मॉल पार्ट हियर, कुछ ऐसे, अगर मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंसीडर करूँ, टॉप पर एक छोटा सा पैच ले लो मैं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। इस छोटे से एरिया को मैं कहूँगा बच्चों डीएस, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। ये डीएस पूरे सरफेस का नहीं है, उस सरफेस पे छोटा सा हिस्सा लिया उसका है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूँ नीचे की तरफ, छोटा सा पार्ट, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लाइक दैट। जो भी एरिया वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ छोटा सा पार्ट लेता हूँ, इफ़ आई टेक अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट हियर, क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लाइक दैट। तो किसी भी स्फेयर का क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर और ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर देख लो, अब भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और गॉसेस थ्योरम अब भी पूरा खत्म हो जाएगा। ये गॉसेस थ्योरम एक्चुअली हम पढ़ते क्यों हैं, अब भी तुम इस दोनों फिगर को देख लो। ओपन सरफेस में हर जगह एरिया वेक्टर सेम होगा, पूरे सरफेस पे सेम होगा, चाहे तुम किसी भी छोटे छोटे पार्ट करो। क्लोज सरफेस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस लूँगा, छोटा सा पैच, छोटा सा अगर मैं पैच यहाँ पे कंसिडर करूँ, लेट अस सपोज दिस इज अ वेरी स्मॉल पैच आई कंसिडर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो होता क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है छोटे से पार्ट का, उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इस वर्ड्स को ध्यान रखना, आउटवर्ड नॉर्मल। ये एरो क्या है, आउटवर्ड है, और डायरेक्शन क्या है, सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो याद रखना बच्चों इस वर्ड को, क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इस इन डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। याद रहेगा कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर यहाँ कोई लोगे तो इसका एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर इधर, यहाँ कोई लोगे क्या आएगा, परपेंडिकुलर इधर। तो हर अलग अलग हिस्सों का जो एरिया वेक्टर होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा कि नहीं, पहले बताओ। अनलाइक दिस ओपन सरफेस। तो ये बात ध्यान रखना, पूरे गॉसेस थ्योरम में, पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कोई खास दिक्कत तुमको नहीं आएगी।
क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम साफ हो रहा है ना? बताना कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो। अच्छा, अब तो हम लोग एरिया वेक्टर की बात कर लिए कि किसी सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन क्या लेंगे, कैसे लेंगे, सब बात कर लिए। ओपन सरफेस क्या होगा, क्लोज सरफेस से क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात वापस करते हैं। तो मान लो बच्चों की सरफेस है, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करते हुए जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को चलो मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ ताकि ये क्लियर रहे, ठीक है। कुछ ऐसे ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, लाइक दैट, ये ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रही है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगा, ठीक है। ये इसका प्लेन था, दिस वॉज द प्लेन ऑफ प्लेन, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल फॉर्म करके जा रही है, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? वो ध्यान देखना, ये जो प्लेन देख रहे हो ये सरफेस का प्लेन है। इस प्लेन से एंगल नहीं चाहिए मुझको ये प्लेन वाला एंगल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चाहिए। और एरिया क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो अब मैं तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला कहता है कि किसी भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का सीधा डॉट प्रोडक्ट होता है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट है, फाई से डिनोट कर दे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, एंड इट बिकम्स ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का किसी भी सरफेस के लिए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताओ। तो फिर से बता दूं, किसी भी प्लेन या सरफेस से पास करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को, कि कितने लाइंस होकर उससे गुजर रहे हैं, उनको हम कहते हैं उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एरिया वेक्टर का तुमको मैंने बताया, ओपन सरफेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन सरफेस है, हर जगह एरिया वेक्टर विल बी अराउंड सेम डायरेक्शन, कोई तकलीफ टेंशन की बात नहीं है। क्लोज सरफेस में थोड़ा सा तामझाम होता है। क्लोज सरफेस अगर है तो हर छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया वेक्टर अपना अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाली बात होती है व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये चीज़ जो एरिया अलग अलग होता है ना, ये हमको परेशान करता है, ठीक है। इस परेशानी से बचने का उपाय क्या है? द गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये बात कुछ ऐसे होल्ड करेगी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। तो जल्दी कॉपी कर लो, तो फिर मैं शुरू करूँ। द अल्टीमेट वन ऑफ फेवरेट ऑफ योर क्लास 12th के बहुत शानदार टॉपिक्स में से एक द गॉसेस थ्योरम, ठीक है। जल्दी करो फटाफट। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों और शुरू करते हैं गॉसेस थ्योरम क्या होता है। गॉसेस थ्योरम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका होता है। सिंपल सी बात है तो हुआ, तो गॉसेस थ्योरम है क्या? तो गॉसेस थ्योरम हम लोग जैसे हर एक थ्योरम का एक पर्पस होता है कि किसी चीज़ को कैसे फाइंड किया जाए या किसी चीज़ में क्या रिलेशन होता है। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम क्या बताता है, किस लिए है ये? तो एक जनरल बात तुमको समझाऊँ कहूँ तो बच्चों, गॉस थ्योरम का काम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है, लाइक क्लोज सरफेस हो गया,
जहाँ पर ट्रेडिशनल फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा वाला ट्रेडिशनल फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। ई ए कॉस थीटा जो फॉर्मूला पढ़े अभी वो बड़ा मुश्किल हो रहा लगाने में, कॉम्प्लेक्स सरफेस है, वहाँ पर गॉस थ्योरम बड़े काम की चीज़ होती है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एक झटकों में सॉल्व कर सकते हैं और ज़बरदस्त इसके एप्लीकेशन है। अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। तो पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। तो द गॉसेस थ्योरम पहले कहता क्या है इसको समझो। जैसे मान लो बच्चों एक क्लोज सरफेस मैं यहाँ पे लेता हूँ, किसी भी शेप का हो सकता है, तो मैंने एक ओवल शेप का क्लोज सरफेस ले लिया, बराबर। क्लोज सरफेस, इस बात को ध्यान रखना, ये 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, ओवल शेप का ले लिया मैंने, या कोई भी शेप मान लो। फिर मैंने ये माना कि कुछ चार्ज इस सरफेस के अंदर है, ठीक है, कुछ चार्ज इस सरफेस के अंदर है, Q1 Q2 Q3 मानो सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। कुछ चार्ज सरफेस के बाहर मान लिया मैंने, मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, एक चार्ज Q3 यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर बैठे हैं, कुछ सरफेस के बाहर बैठे हैं। अब हमें बोल रखा है कि इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तुम अब तक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सुने हो वो फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये अभी हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े उसकी बात करते हैं, फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला पढ़े, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस। लेकिन कुछ बातों को समझ लो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले। हम इस फॉर्मूले को कोशिश करेंगे कि वहीं पर लगाएं जहां पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। मतलब नहीं समझ में आए, सुनो। जैसे मान लो एक सरफेस है, छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा एक छोटा सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं फाइंड करूं तो इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काम तब बहुत मुश्किल हो जाएगा जब इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इधर, थ्रू आउट सेम नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए, देखो न्यूमेरिकल से बहुत चीज़ें ये सब काम आएंगी। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए जब किसी पूरे सरफेस पर प्लेन सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म हो, हर जगह सेम। यहाँ पर 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2 और डायरेक्शन भी सबकी सेम। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पर फैली हो तो इस फॉर्मूले को लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, अलग अलग डायरेक्शन, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम पूरे सरफेस पर कैसे ले सकते हो? तुम पूरा सरफेस एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है भैया। अगर पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एकदम एक जैसी हो, तो पूरा सरफेस इकट्ठे उठाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। लेकिन जब पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ, पूरा सरफेस कैसे ले सकते हो एक साथ? तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। तो बिफोर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हमें सब बातों को ध्यान देना होगा। तुमको अब न्यूमेरिकल करूँगा तो और बताऊँगा कि तुम कैसे समझोगे कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ करना है, यहाँ पे गॉस थ्योरम नहीं, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे समझेंगे वो सब बताऊँगा, बट पहले गॉस थ्योरम एक बार तुमको समझा ले दो कि एक्चुअली होता क्या है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली गॉस थ्योरम क्या होता है, फॉरगेट इट। मोर इम्पॉर्टेंटली गॉस थ्योरम क्यों होता है, क्यों इसकी हमको जरूरत पड़ी, वो समझो पहले। तो हमने एक सरफेस लिया, क्लोज सरफेस लिया, 4-5 चार्जेस हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर, और तुमको बोल दिया जॉइस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना।
परेशान हो जाओगे इस फॉर्मूले को लगा के बैठोगे तो। सबसे पहली बात तो इसके पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, कोई चार्ज यहाँ कोई चार्ज वहाँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे सरफेस को एक साथ नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का क्या एरिया वेक्टर सेम होता है क्या बताओ? ये जो एरिया तुम ए देख रहे हो ये ओपन सरफेस अगर होता है, अगर कोई ओपन सरफेस है तो वहाँ तो एरिया हर जगह सेम होता है। चलो मानते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मानता हूँ मैं। अगर ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर विल बी सेम एवरीवेयर। क्या क्लोज सरफेस में ऐसा होता है क्या? यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, हर जगह एंगल ही तुमको डिफरेंट मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तो करते क्या है वो समझो। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझको निकालना है, कैसे निकालेंगे वो समझो। सबसे पहले करते क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे बच्चों में एक छोटा सा मैंने एक एलिमेंट्री सरफेस लिया, एक छोटा सा मैंने एरिया कंसिडर किया, ठीक है, लाइक दैट। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा सर? अब भी बताया आपने, अब भी बताया है आउटवर्ड सॉरी अब भी बताया आपने डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड कुछ ऐसे, ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड। इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, इस छोटे, ये जो छोटा सरफेस है बहुत छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंट्री, इस एलिमेंट्री एरिया पर पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फैला होगा, जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्यूपाई किया होगा, पूरे सरफेस को नहीं, इस छोटे से सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्यूपाई किया है वो हम कांस्टेंट मान सकते हैं। पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जब तुम सरफेस के बहुत छोटे से हिस्से को लोगे तो मान सकते हो, चलो छोटे से हिस्से में तो कांस्टेंट है मान सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं कैलकुलेट करने गया तो मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो समझो। देखो मेन चीज़ समझो क्या है, ये टोटल 6 चार्ज है, 3 अंदर 3 बाहर, बराबर। बहुत ध्यान से बात सुनना। किसी भी पॉइंट पर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाओगे तुमको हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ मिलेगी। टोटल 6 चार्ज है, 3 अंदर 3 बाहर, तो किसी भी पॉइंट पर टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी। हर एक चार्ज अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में। उन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, वही रिजल्टेंट वैल्यू ये ई है। तो ये ई क्या है, कहाँ से है, बहुत ध्यान से बात समझो। जितने 6 चार्ज तुमको दिखाई दे रहे हैं, इन 6 के 6 चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ये। तो इसमें सारे के सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूडेड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर वाले चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर वाले चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है। आई रिपीट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम निकालने जाओगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, अलग अलग चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। उन 6 के 6 का एक सिंगल वैल्यू आएगा रिजल्टेंट, वो है ये ई। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम कि ई क्या है, कहाँ से आया, किस चार्ज का है। 6 के 6 का जो मिला करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो है। इसमें हर चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, जो अंदर है वो भी बाहर होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बच्चों इससे थीटा एंगल फॉर्म करती है, लेट अस कॉल दिस एंगल एज थीटा, ठीक है। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, तो इसको d5 बोलो भाई, छोटा सा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटी सी होगी, लेट अस कॉल इट d5। तो d5 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E डॉट ds, दैट इज E ds cos ऑफ थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन मुझको तो पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना था सर ना, आप तो छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकालो, पूरे सरफेस का कैसे निकालेंगे। तो फिर मैं क्या किया, फिर एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, फिर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल बना दिया मैंने।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो गए। अरे भैया जगह डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट हो सकती है। कैसे कहोगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पोजीशन डिफरेंट एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन थीटा डैश है। तो अब इस छोटे से पार्ट का मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो क्या लिखूंगा? डी फाई डैश इज इक्वल टू ई डैश डॉट डी एस विच विल बिकम ई डैश डी एस कॉस थीटा डैश। क्लियर है? फिर मैं कहूँ कि इस मैं एक और छोटा सा पार्ट लूँ हियर, एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे कंसीडर किया। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा सर? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया ds। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट अस कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश। अगेन मैं बता दूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज अंदर है, जो चार्ज बाहर है, सबका कंट्रीब्यूशन है। सारों का सारा को मिला कर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आई है। और ये मान लो ds से थीटा डबल डैश एंगल फॉर्म करता है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी फाई डबल डैश इज इक्वल टू ई डबल डैश डॉट डी एस। दैट विल बी ई डबल डैश डी एस कॉस थीटा डबल डैश। यहाँ तक क्लियर है? तो हम ये सब करना क्यों चाह रहे हैं? आखिर ये करके आप करना क्या चाह रहे हैं सर? सुनो, करना क्या चाह रहे हैं? इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि हर छोटे छोटे पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो डिफरेंट है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर। तो इस फॉर्मूले को तुम कॉमन सेंस लगाओ, इस फॉर्मूले को क्या पूरे सरफेस पे एक साथ लगा सकते हो क्या? ये थीटा हर जगह सेम मिलेगा क्या? नहीं सेम मिलेगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है क्या? नहीं सेम है यार। तो पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, इकट्ठे नहीं निकाल सकते। तो व्हाट आई डिड, मैंने किया क्या? मैंने छोटे छोटे पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। ऐसे 3 पार्ट्स नहीं बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स बनेंगे। इस पूरे सरफेस को ds 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 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूँगा और हर छोटे छोटे पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा एग्जैक्टली ऐसे ही। और अंत में पूरे वो इनफाइनाइट ds पार्ट को मैं ऐड कर दूंगा। और इनफाइनाइट पार्ट्स को अगर ऐड करना होगा तो द मेथड वी कॉल इज इंटीग्रेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम छोटे छोटे देख रहे हो, इन छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्सों को हमें ऐड करना होगा, तब जाके पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको मिल जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला पूरे सरफेस पर नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू, विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई निकाल के लास्ट में सबको ऐड कर दिया, उसी को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। देयरफॉर आई राइट, देयरफॉर total electric flux through the closed surface. So total electric flux through the closed surface, इस पूरे closed surface का total electric flux क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा, सबको हमें क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा। तो ऐड करने को ही लोग मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो वी विल से ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इन छोटे छोटे, अब घबराना मत, जो भी बायो के बच्चे हैं घबराना मत, इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, सिम्बॉलिकली लिखा जा रहा है। जैसे समेशन लिखते हो ना, वैसे इंटीग्रेशन है। ऐसा नहीं कुछ को इंटीग्रेशन करना होता है, ऐसी बात नहीं है, करना होता है, मगर वो मेंस वगैरह में आता है, जेईई मेंस वगैरह में आएगा, सीयूईटी और नीट एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन वाले इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिम्बॉलिकली इंटीग्रेशन है, वो एक्चुअल में नहीं आएगा। आते हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, मगर वो जब मेंस के बच्चों के लिए बैच शुरू करूँगा तो वहाँ बताऊँगा, जल्दी शुरू करना वो भी। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का मतलब हुआ पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, छोटे छोटे पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के मैं सबको कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वही ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो गई। क्लियर है?
अब जो मैं बोलूँगा वो ध्यान से बात सुनना, पूरा का पूरा गॉस थ्योरम एक लाइन में तुमको समझ में आ जाएगा। ये पूरा क्लोज सरफेस था, बराबर। इस पूरे क्लोज सरफेस पर इकट्ठे ट्रेडिशनल फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे फ्लक्स निकालने के लिए, तो क्या किया गया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, उन पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया और सबको ऐड कर दिया। क्लियर है? ऐड करने के बाद इंटीग्रेट विंटीग्रेट करने के बाद यहां जो वैल्यू आएगी, ऐड करने के बाद इंटीग्रेट विंटीग्रेट करने के बाद यहां जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू होगी, ये गॉस थ्योरम तुमको बताता है। ये जो मैंने किया है ये गॉस थ्योरम नहीं है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करने का तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका है। इट इज नॉट गॉस थ्योरम। ये इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ वैल्यू क्या है कि वो गॉस थ्योरम रहता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि गॉस थ्योरम है क्या। ये गॉस थ्योरम थोड़ी है, तो मैथमेटिक्स है। छोटे छोटे पार्ट का फ्लक्स निकाला, फॉर्म में निकाला, सबको ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन ये इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ वैल्यू जो चिपकेगी वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होती है, दैट इज द गॉस थ्योरम। ये वैल्यू क्या होती है ये गॉस थ्योरम कहता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, पहले बताओ कि हो क्या रहा है। तो गॉस थ्योरम का ये कहना है कि जब तुम किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, वॉट एवर मैथड यू डू, जब तुम किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो किसी भी मेथड से, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होता है, क्यू इन मतलब उसके अंदर चार्ज जो इनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a closed surface is equal to 1/ε0 times of the total charge inside the surface। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स आएगा। मतलब ये जो इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आएगी दैट विल बी क्यू इन इंटू ε0, जहाँ क्यू इन क्या होगा, अंदर का टोटल चार्ज। अंदर का टोटल चार्ज मतलब अगर यहाँ 3 चार्ज है तो दिस विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई ε0। ये इसका फॉर्मूला। जहाँ ये जो चार्जेस को ऐड करोगे साइन के साथ ऐड करेंगे प्रॉपर, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। क्लियर है? द टोटल चार्ज विल बी, द टोटल फ्लक्स विल बी 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके अंदर जितना चार्ज होगा अंदर, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ये गॉस थ्योरम कहता है। ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो वो अंदर और बाहर के चार्ज सबका मिला करके है। ठीक है? लेकिन ये यहाँ जो लिखा है वो सिर्फ अंदर का चार्ज होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा, जहाँ पर पे ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाए, क्लोज सरफेस जहाँ पे आ जाए, जहाँ पर ये फॉर्मूला फेल होता दिखाई पड़े, गॉस थ्योरम जिंदाबाद, वहाँ गॉस थ्योरम तुम्हारा हेल्प करता है। तो कोशिश करना कि पहले ये समझना कि सर कहाँ ट्रेडिशनल फॉर्मूला, कहाँ गॉसेस थ्योरम। जनरली क्लोज सरफेस जहाँ पर आ जाएगा वी हैव टू यूज़ द गॉसेस थ्योरम। जहाँ पे ये फॉर्मूला लगे कि यार ये इससे काम नहीं होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बदल रही है, एरिया वेक्टर डिफरेंट है, तो समझ जाना कि भाई गॉसेस थ्योरम ही हमको यूज़। वैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाता है, क्वेश्चन देख करके कि यार ये फॉर्मूले से हो जाएगा, ये गॉसेस थ्योरम से, कुछ दोनों से हो जाते हैं, फॉर्मूले से भी गॉसेस थ्योरम सबसे हो जाएगा। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन करोगे, देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब बात बनेगी और क्लियर होगा। ठीक है? तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाएगा।
ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जल्दी डू इट फास्ट। ओके तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चन। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, ताकि फॉर्मूले की समझ सारे बच्चों को हो जाए। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन है ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ कर लो। कर लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसके साइड्स दे रखे हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर और 20, वो भी ड्रॉ कर लिया। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ऑफ मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अच्छी बात है। अब कैसे रखा गया है? सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक 37 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 37 डिग्री फॉर्म करते हैं। कहाँ से? विथ द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। इस बात को ध्यान रखना, एंगल कहाँ से बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विद द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे गुजारूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लेन से 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये प्लेन से 37 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर हो रही बात? पहले बताओ। जो प्लेन है प्लेन से 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अच्छी बात है। हमें एरिया वेक्टर से एंगल चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते समय। तो एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो फिगर को अगर ध्यान से मैं देखूं तो मुझको जो एंगल चाहिए वो किसके बीच चाहिए? वो एंगल मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में चाहिए। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठहरा ये, एरिया वेक्टर हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन से 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। प्लेन से 37 ये वाला। तो प्लेन से अगर 37 डिग्री फॉर्म कर रही है तो बताओ एरिया से कितना डिग्री फॉर्म करेगा? वो तो 53 डिग्री होगा। यही सब छोटी छोटी बात तुमको ध्यान देनी है। एंगल दिया कहाँ से है, हमें कहाँ से चाहिए। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन से दिया था, मुझको प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का दैट विल बी 53 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा। और इसका एरिया क्या होगा? एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा बच्चों? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो पुट कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत दिक्कत है, इसको चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड कॉस 53 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 2 जा 10 और 10 टू पावर -4 है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 10 टू पावर -4 खत्म हो गया। 5 2 जा कितना हो गया? 10। और cos 53 कितना होता है? cos 53 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5। cos 53 sin 53 सब लोग अच्छे से पढ़ चुके, ठीक है। तो cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो 5 2 जा 10 एंड दिस विल बिकम 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तुम्हारा सिंपल सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैं तुमको जो बताना चाहता था, बेसिक सिखाना चाहता वो ये है कि बच्चों एंगल पे थोड़ा फोकस करना, कहाँ से दिया है और तुम्हें कहाँ से चाहिए, ठीक है। ताकि ये सब क्वेश्चंस अगर आए तो कभी भी गलत ना होने पाए, अपने ना समझी की वजह से गलत ना होने पाए, ठीक है। तो जल्दी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं। डू इट। ओके तो एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ हम लोग बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ताकि एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि यार ये होता है तो ऐसे करते हैं, फिर हम लोग अपने पूरे फ्लो में आएंगे। तो एक्चुअली पढ़ने का तरीका ऐसा ही होता है, भागना उड़ना नहीं है, एक स्टडी फ्लो में आगे बढ़ना है ना। तो स्टडी फ्लो कहता है कि भाई आराम से धीमे धीमे बढ़ो और फिर जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचो।
जल्दी भागोगे तो फिर दिक्कत है ना। तो अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन वाई जेड प्लेन की बात हो रही है। अब कई बच्चों के यहाँ एक्स वाई वाई जेड प्लेन के बारे में बात शायद क्लियर ना हो, तो पहले मेरा फर्ज बनता है कि इस चीज़ को पहले क्लियर कर दो कि होता क्या है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं तो कुछ 3D स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में अगर हम लोग बात करें, लेट अस कॉल दिस एक्स एक्सिस, दिस वन एज वाई एक्सिस एंड दिस वन एज जेड एक्सिस। ठीक, तो चलो बच्चों मैंने क्या किया, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर मैं यहाँ पर पे एक प्लेन ड्रॉ करूँ ऐसे, जिसमें मैं x और y एक्सिस को यूज़ करूँ, इस प्लेन को बनाने में मैंने किन एक्सिस का यूज़ किया है सर? x एक्सिस लिया है और y एक्सिस लिया है। तो ये जो प्लेन बनेगा बच्चों इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करूँ जिसमें मैंने y और z एक्सिस को ले रखा है, y और z एक्सिस के हेल्प से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस प्लेन को बच्चों बोलते हैं वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन हो गया ये। और अगर मैं यहाँ पर एक कुछ ऐसे प्लेन लूँ लाइक दैट, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं बच्चों जेड एक्स प्लेन, क्योंकि इसमें जेड और एक्स एक्सिस को मैंने बनाया है। क्लियर है? तो दिस एक्सिस इज योर जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। आगे बहुत जगह इसकी जरूरत हमको पड़ सकती है, ठीक है। कॉसेस और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है इन प्लेन्स को समझने की जरूरत हमको पड़े। तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन सरफेस है ऑफ एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। एक छोटा सा सरफेस ले लिया मैंने, प्लेन है, और ये हमने वाई जेड प्लेन में रखा है इसका। इस बात को ध्यान रखना कि दिस सरफेस इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। अच्छी बात है, सर रख दीजिए। अच्छा, अगर वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो भैया एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अगर कोई सरफेस, कोई प्लेन वाई जेड प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा ये, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हुआ मुझको तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आई कैप लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेक्टर लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म है, E इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू, एज वी नो दैट, E डॉट A। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में तो डैट इसे डॉट प्रोडक्ट को यूज कर लिया जाए। तो यू गॉट 3I कैप प्लस 4J कैप डॉट A कितना है? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर I कैप, ठीक है। तो अब मुझे उसका डॉट प्रोडक्ट का, डॉट में क्या होता है? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ कर दियो। तो जे तो आई वाले का ऐसा किया तो 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया, 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये छोटा सा सिंपल सा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो समझ जाना कि वो पार्ट, वो जो एलिमेंट्री सरफेस है वो कहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो आसान तो क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। जल्दी करो, टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलेंगे। ओके, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, गॉसेस थ्योरम वो जो इतनी बात हुई है तो उस पर छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, एकदम बेसिक सा।
A sphere has, एक स्फीयर की बात हो रही है, क्लोज सरफेस की बात आ गई, एक स्फीयर की बात हो रही है। एंड a sphere has total 1.77 नैनो कूलॉम चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर अच्छा एक बात और, अंदर नॉट नेसेसरली कि सेंटर पर ही हो, कहीं भी हो, बस अंदर होना चाहिए सरफेस के। तो एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर 1.77 नैनो कूलॉम चार्ज स्टोर्ड है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी इस पॉइंट चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज के निकलने से जो इसकी लाइंस क्रॉस करेंगी इसके सरफेस को, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पैदा करेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है कोई फॉर्मूला तो नहीं होगा, है ना। जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला अगर तुम यूज़ करोगे, ये वाला, कौन वाला ट्रेडिशनल फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने जाऊंगा तो बड़ी समस्या होगी। समस्या इसलिए होगी क्योंकि हर जगह अलग अलग एरिया, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पर सेम। तुमको सोचो, इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म होगी? बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन हर जगह डिफरेंट है। तबीयत खराब हो जाएगी निकलते निकलते अगर ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसकी बात हम करनी ही नहीं है। व्हेन वी हैव द लिवरेज ऑफ गॉसेस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई विल बी द सिंपल फॉर्मूला Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर चार्ज कितना है? 1.77 नैनो कूलॉम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1.77 नैनो कूलॉम को चेंज करना पड़ेगा 10 टू पावर माइनस, नैनो कूलॉम में तो कितना हो जाएगा? -9, एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 टू पावर -12। इसकी हमको वैल्यू बताइए। इसको डिवाइड करोगे पूरा 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, चेक कर लेना। तो यू विल गेट 1/5 इंटू 10 टू पावर, ये चला गया तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1000/3, तो यू विल गेट हाउ मच? 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम इज द आंसर। ठीक है, तो 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज्ड स्फीयर। ठीक है, तो जल्दी करो, आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं तुरंत, है ना। ओके फाइन, तो आज हम लोग बच्चों यहाँ स्टॉप करेंगे। आज तुमको मेरा मकसद था 2 चीज़ सिखाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या होता है। ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हमको चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमको चाहिए वो कॉन्सेप्ट हमको मिल चुका। अब अगले क्लास में आऊँगा, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए करा दिया तुमको बस आज। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा इसके सेकंड पार्ट में, तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। नीट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, CUET में तुमको कैसे तैयारी करके जानी है, इन सारी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा था, डेली का डेली क्लास देखो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो, अपने ऊपर करो, अपने लिए करो, बाकी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और तब तक लिए कोई डाउट है, कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का इतना ही, थैंक यू सो मच।